हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्कॉलर्स लेयर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीटेट फरवरी 2026 का पेपर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी का कंप्लीट ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में हम पूरे 30 क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स जैसे पियाजेट, वाइगॉट्स्की, कोलबर्ग और इंक्लूसिव एजुकेशन को डिटेल में समझेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अगर आप आने वाले सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑफिशियल सॉल्यूशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following is an effective way to reduce the influence of gender stereotypes among children prevalent in society? यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स को आप किस तरीके से रिड्यूस करोगे। इन चारों में से एक सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन है कि हम इंकरेज करेंगे बच्चों को टू कंफर्म द ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स, प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन विद मटेरियल्स दैट आर जेंडर स्पेसिफिक, exposing children to diverse gender roles and encouraging them to pursue their interest, या फिर assuming that children will naturally incline towards gender neutral activities and interest। तो पहले तो बोला गया है कि आप बच्चों को इंकरेज करो कि वो ट्रेडिशनल ऑलरेडी जेंडर रोल्स हैं, जैसे कि लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के बाहर जा सकते हैं, ये वाली चीजें आप बच्चों को इंकरेज करेंगे। आप बच्चों को जानबूझकर जेंडर स्पेसिफिक मटेरियल्स देंगे, जैसे कि गर्ल्स है तो उन्हें डॉल्स के साथ खेलने को दे दिया, बच्चे बॉयज हैं तो उन्हें कुछ कार्स दे दी, टॉय कार्स दे दी। आप ऐसा करोगे, या फिर आप एज्यूम कर लोगे कि जो बच्चे हैं वो खुद ब खुद जेंडर न्यूट्रल एक्टिविटीज में पार्ट लेंगे। तो इसका सही आंसर है थर्ड पार्ट, कि आप बच्चों को एक्सपोज करोगे टू डाइवर्स जेंडर रोल्स। क्योंकि सोसाइटी में जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं उन्हें तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम बच्चों को डाइवर्स रोल सिखाएं, जैसे कि मेल शेफ्स होते हैं, फीमेल पायलट्स होती हैं, फीमेल ड्राइवर्स होते हैं। जब बच्चे ऐसी चीजें देखेंगे वो इंकरेज होंगे कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना करियर चुन सकेंगे और अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर सकेंगे, रिगार्डलेस कि पहले के टाइम पे वो जेंडर स्पेसिफिक था या नहीं था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पूछ रहे हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या मानता है, क्या एज्यूम करता है। फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। फॉर्मेटिव असेसमेंट assumes that learners should also be involved in the process of assessment। पहले के 3 कह रहे थे कंपटीशन बहुत एसेंशियल है लर्निंग के लिए। फिर बोला था सेकंड वाले ने कि सिर्फ और सिर्फ ओनली क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स ही करेक्ट फीडबैक देते हैं, या फिर थर्ड बोला था कि क्वालिटेटिव पैरामीटर्स कैसे हैं, बायस्ड है और सब्जेक्टिव है। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना, उसका मतलब होता है कि पढ़ने के दौरान ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस हम बच्चों को चेक करेंगे कि उन्होंने कैसे सीखा, कितना सीखा। ये कोई फाइनल एग्जाम नहीं होता कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ मार्क्स देखे जाएंगे। इसका मेन मोटिव ये होता है कि बच्चे जो हैं उन्हें हम किस तरीके से इम्प्रूव करें, और ये तभी सबसे अच्छा होगा जब स्टूडेंट्स खुद इसमें पार्ट लेंगे, इसका एक हिस्सा बनेंगे एंड अपनी जो मिस्टेक्स है उनसे सीखेंगे। इसीलिए असेसमेंट के प्रोसेस में लर्नर्स को भी हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है असर्शन रीजन का। असर्शन है कि टीचर्स शुड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ स्कैफोल्डिंग टू चिल्ड्रन इन द फॉर्म्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज। यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो टीचर हैं उन्हें बच्चों को स्कैफोल्डिंग यानी कि टेम्पररी हेल्प देनी चाहिए। कैसे देंगे वो, प्रॉम्प्ट्स और क्यूज यानी कि हिंट्स और थोड़े से क्वेश्चंस, हिंट्स के फॉर्म में बेसिकली ये देनी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो कहीं पर अटक ना जाएं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। रीजन उन्होंने दिया है कि जो जीन पियाजेट थे उन्होंने एम्फसाइज किया दैट मोर नॉलेजेबल अदर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एडवांसिंग चिल्ड्रंस कॉग्निटिव स्किल थ्रू सोशल इंटरैक्शन। अब ये 2 टर्म्स देखते ही आपको ये समझ जाना चाहिए कि मोर नॉलेजेबल अदर्स और सोशल इंटरैक्शन की बात कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जीन पियाजे ने नहीं की थी, वो की थी लेव वाइगॉट्स्की ने। तो इसी वजह से ये जो रीजन का स्टेटमेंट है ये खुद ही गलत है।
प्याजे ने लिटिल साइंटिस्ट के बारे में बात की थी कि जो बच्चे हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, वो अपनी नॉलेज को खुद बनाते हैं, खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो असर्शन सही है, रीजन की स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, इंक्लूसिव क्लासरूम्स के अंदर करिकुलम और इंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए? करिकुलम कैसा होना चाहिए और इंस्ट्रक्शन कैसी होना चाहिए एक इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर? तो इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षा में हर तरह के बच्चे होते हैं। कुछ वो बच्चे जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं। इसीलिए हमारा जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर हम उसे बदल सकें। और हमारी जो टीचिंग है, इंस्ट्रक्शन है, वो याद रखना हमेशा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हमें यूज करनी चाहिए, यानी कि विभिन्न अलग अलग तरह की, ताकि हर बच्चे के लर्निंग स्टाइल को हम सूट कर पाए। विजुअल लर्नर्स के लिए आप ऑडियो विजुअल एड्स यूज कर सकते हो, ऑडिटरी लर्नर्स के लिए आप ऑडियो बुक्स यूज कर सकते हो। इसी तरीके से सारे बच्चों को साथ लेकर हमें चलना चाहिए। तो इसका सही आंसर है पार्ट 1, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम्स। अब आता है क्वेश्चन 5, dash refers to the time of development when an individual is most ready to acquire a new skill or ability, and it is difficult to compensate for the loss of this later on in life। यानी कि वो डेवलपमेंटल पीरियड जहां पे स्किल सीखना सबसे आसान होता है, और यदि इस टाइम पर कुछ भी लॉस हो जाए, मान लो कोई बच्चे ने वो स्किल नहीं सीखी या कोई माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, तो आगे जाकर लाइफ में इस लॉस को कॉम्पनसेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनमें से वो कौन सा टाइम होता है? तो इसका सही आंसर है सेंसिटिव पीरियड, संवेदनशील अवधि। हमारे लाइफ का एक ऐसा विंडो होता है जिसमें जो हमारा माइंड है ना, वो हर किसी चीज को, जैसे कि लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे ज्यादा रेडी होता है। अगर ये टाइम निकल जाता है तो बाद में उस स्किल को सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर है सेंसिटिव पीरियड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, which principle of development is illustrated in the following statement? During infancy and early childhood, the limbs continue to grow faster than hands and feet। ये जो स्टेटमेंट है इसमें से ये बताओ कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। तो डेवलपमेंट के दो मेन रूल्स होते हैं। पहला सिफेलोकॉर्डल, जो यहाँ लिखा है, जिसका मतलब होता है हेड टू टो, यानी कि सर से पैर तक होती है डेवलपमेंट। ये होता है सिफेलोकॉर्डल का। और दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, जो कि कहता है कि सेंटर टू आउटवर्ड, शरीर के बीच के हिस्से से बाहर की तरफ। क्योंकि हमारे जो लिम्स यानी कि हाथ पैर हैं वो शरीर के सेंटर के पास है, और जो फिंगर्स हैं, हैंड्स एंड फीट, फिंगर्स दूर की तरफ है। इसीलिए लिम्स पहले ग्रो करते हैं, लिम्स पहले डेवलप होते हैं, और फिर हैंड्स और फीट और फिंगर्स। इसीलिए इसका सही आंसर है ए पार्ट, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग? तो दो वर्ड्स दिए हैं, पहला तो हिंडर यानी कि नेगेटिव टर्म है ये, और फिर बोला गया है इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान में क्या चीज रुकावट बनती है इन चारों में से? तो पहला ऑप्शन है रिस्पॉन्स सेट, और यही इसका सही आंसर है। रिस्पॉन्स सेट का मतलब होता है कि एक ही पुराने तरीके से हर नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना। जब आप अपने दिमाग को लॉक कर लेते हैं और नए तरीके सोचना ही नहीं चाहते, तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन ये जो बाकी तीन है, कॉन्सेप्ट मैपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एनालॉजिकल थिंकिंग, ये तीन ऑप्शन प्रॉब्लम सॉल्व करने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। जब आप कॉन्सेप्ट मैप बनाओगे तो आप चीजों को और इजी कर रहे हो समझने के लिए, और इसी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम है, आपने उसके लिए एक कॉन्सेप्ट मैप बना दिया, कोई चैप्टर समझने के लिए बना दिया, तो इट विल बी वेरी इजी। सेम तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग हम यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और एनालॉजिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
लेकिन रिस्पॉन्स सेट जो है वो हिंडर करेगा इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को। अब आ जाता है फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन। असर्शन है कि लर्निंग इज ऑलवेज सिचुएटेड इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, और रीजन है कि व्हाट इज लर्नड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम हाउ इट इज लर्नड एंड यूज्ड। हम जो भी सीखते हैं वो सोसाइटी, कल्चर और दोस्तों के साथ इंटरैक्ट करके सीखते हैं, इसीलिए जो लर्निंग है वो हमेशा एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में होती है। तो ये सही है। और जो हम सीखते हैं उसे लर्निंग से अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि व्हाट इज लर्न उसको आप अलग नहीं कर सकते कि वो चीज आपने कैसे अप्लाई करी है रियल लाइफ में और वो चीज कैसे सीखी जाती है। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और ये दोनों आपस में कनेक्टेड भी है। इसी वजह से ऑप्शन ए कि बोथ ए एंड आर ट्रू और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। लर्निंग हमेशा सोशल कॉन्टेक्स्ट में होती है और लर्निंग को आप जिस तरीके से रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं उसको आप अलग नहीं कर सकते कि किस तरीके से आप उसे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्टूडेंट्स विद मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। मास्टरी गोल ओरिएंटेशन वाले स्टूडेंट्स कैसे गोल सेट करते हैं? रियलिस्टिक, हाई गोल्स, लो गोल्स टू अवॉइड फेलियर, या फिर मॉडरेट गोल्स मोटिवेटेड बाय फियर एंड शेम। यहाँ पे अगर हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज करें तो फियर एंड शेम, फेलियर को अवॉइड करना, इम्प्रेस करना, मास्टरी की जब हम बात करते हैं तो मास्टरी में ये तीन चीजें तो बिल्कुल भी नहीं आती। मास्टरी का मतलब होता है कि अपना बेस्ट, जो सच में किसी सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं, ज्ञान पाना चाहते हैं। इसी वजह से मास्टरी वाले स्टूडेंट्स हमेशा रियलिस्टिक, यानी कि जो सच में अचीव किया जा सकता है, ऐसे गोल्स बनाते हैं ताकि वो उसको प्रॉपरली सीख सके। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू टीच फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। तो इनमें से हमारे ऑप्शंस है प्रोवाइडिंग कांस्टेंट आई कांटेक्ट, अवॉइडिंग यूज ऑफ एनी ऑडियो विजुअल एड्स, मेंटेनिंग अ प्रिडिक्टेबल रूटीन, या फिर यूजिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे नेगेटिव वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा है जो कि ऑटिज्म जिसे है, हम उसको ऑडियो विजुअल एड्स यूज करवा सकते हैं, तो अवॉइड तो बिल्कुल नहीं करना इनको। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं मेंटेन करके रखना, वो तो नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ भी आपको नहीं करना होता। एंड कांस्टेंट आई कांटेक्ट से बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, तो हमें ये भी नहीं करना है। इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या है? एक प्रिडिक्टेबल रूटीन को मेंटेन करें, क्योंकि ऑटिज्म से जो बच्चे सफर करते हैं उन्हें सडन चेंजेस, यानी अचानक से कोई बदलाव अगर आप कर दो, बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट करो, इन सब से डर लगता है और एंजाइटी हो सकती है। लेकिन अगर क्लासरूम का रूटीन प्रिडिक्टेबल होगा कि जैसे कब पढ़ना है, कब खेलना है, इस तरीके से एक रूटीन होगा, प्रिडिक्टेबल होगा, तो वो सेफ फील करेंगे एंड कंफर्टेबली क्लास में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, as per Jean Piaget's theory of development, children develop dash by the end of sensory motor stage. सेंसरी मोटर स्टेज के एंड तक बच्चा क्या सीख लेता है? तो जीन पियाजे की पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 to 2 इयर्स तक होती है। इस स्टेज के एंड तक जो बच्चा है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु स्थायित्व सीख जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप बच्चे के सामने से खिलौना छुपा भी दोगे तो भी उसको पता होगा कि अभी भी ये जो टॉय है ये एग्जिस्ट करता है एंड वो उसको ढूंढने लग जाएगा। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्वेश्चन नंबर 12, चाइल्ड डेवलपमेंट कैसा होता है? सिनोनिमस, विद ग्रोथ, सिंपल, यूनिटरी, रैंडम मैनर में होता है जिसका पैटर्न नहीं होता, या फिर मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। डेवलपमेंट कोई एक डायमेंशनल चीज नहीं होती, ये मल्टी डायमेंशनल होती है, यानी इसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल ग्रोथ सब कुछ साथ में हम चलाते हैं। और ये मल्टी डायरेक्शनल भी होती है, यानी कि लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग स्किल्स, या तो कोई तेज सीखता है, कोई धीमी स्पीड से डेवलप होती है, तो इसलिए मल्टी डायरेक्शनल। इसलिए ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 13 असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन है कि क्रिएटिविटी नीड्स टू बी नर्चर्ड बाय प्रेजेंटिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज टू चिल्ड्रन फॉर कंटेम्पलेशन एंड रिफ्लेक्शन। रीजन बताया गया है कि जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं दे हैव द एबिलिटी टू डिस्कवर समथिंग दैट इज नॉवेल एंड नीड इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन। बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए हमें उन्हें रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देनी चाहिए ताकि वो उन पे सोच सके, यानी कॉन्टेम्पलेट कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके। और ये इसीलिए है क्योंकि क्रिएटिव बच्चों को नए नए आइडियाज निकालने के लिए इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन की जरूरत होती है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं एंड आपस में रिलेटेड भी है, इसी वजह से both A and R are true and R is the correct explanation of A. क्वेश्चन नंबर 14 लेव वाइगोट्स्की के अनुसार इनर स्पीच क्या है? तो पहला ऑप्शन है हेल्प्स इन रीजनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स और यही सही आंसर है। वाइगोट्स्की कहते हैं कि जब बच्चे खुद से मन ही मन बात करते हैं यानी इनर स्पीच, तो वो माइंड को गाइड कर रहे होते हैं, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं और डिसाइड कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। इसी वजह से इट हेल्प्स इन रीजनिंग और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में। क्वेश्चन नंबर 15 रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, इज इट ऑल राइट टू स्टील द चॉकलेट फ्रॉम फ्रीजर इन एब्सेंस ऑफ योर पेरेंट्स? तो 4 साल की जो मीरा है उसने बोला कि इट विल बी रॉन्ग बिकॉज डूइंग सो कैन कॉज पनिशमेंट फ्रॉम द पेरेंट। तो मीरा की मॉरल रीजनिंग लॉरेंस कोलबर्ग के जो थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है उसकी कौन सी स्टेज को डिपिक्ट कर रही है, जब मीरा कह रही है कि फ्रीजर से चॉकलेट को चुराना गलत है अपने पेरेंट्स के पीछे से, क्यों? क्योंकि मेरे को पनिशमेंट मिल सकती है। कोलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट की पहली स्टेज होती है उसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, ये वाली, जहाँ पे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन के बारे में बताते हैं। इस स्टेज पर बच्चों के लिए सही या गलत सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि उन्हें पनिशमेंट मिलेगी या नहीं। तो मीरा यहाँ पर पनिशमेंट से डर रही है, इसी वजह से ये प्री कन्वेंशनल स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 16 which of the following is an example of a question that requires students to generate creative solutions? तो डेफिनेशन बताना, जैसे कि यहाँ लिखा है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ नाउन, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ नाउन्स, डेफिनेशन, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ नाउन्स। फोर्थ पूछा है क्वेश्चन कि हाउ वुड यू रीराइट द गिवन टेक्स्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑब्जेक्ट रादर देन अ पर्सन। डेफिनेशन बताना या फिर टाइप्स लिखना रोट लर्निंग यानी कि रट्टा मारने वाला क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर हम किसी बच्चे से कहें कि एक पेन के नजरिए से कोई कहानी लिखो, किसी ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से कुछ लिखो, तो बच्चा यहाँ पे अपना दिमाग लगाएगा, अपनी इमेजिनेशन को यूज करेगा और अपनी इमेजिनेशन को यूज करके कोई क्रिएटिव चीज को जनरेट करना, कोई यूनिक पर्सपेक्टिव को जनरेट करने को ही तो हम क्रिएटिविटी कहते हैं। इसलिए अगर टीचर इस तरीके के क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगी जहां पे इमेजिनेशन यूज हो रही है, वो वाले क्वेश्चंस पूछेंगी तो ऑटोमेटिकली वो बच्चों की क्रिएटिविटी को डेवलप करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच को कैसे प्रमोट करें? तो पहले एक हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, इनकरेजिंग क्वेश्चन सच एज व्हाट, व्हाई एंड हाउ। जब हम बच्चों से पूछते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तब बच्चा किसी भी बात को ब्लाइंडली बिलीव नहीं करेगा, वो फैक्ट्स को एनालाइज करेगा और रीजनिंग करेगा। इसी तरीके से व्हाट, व्हाई, हाउ वाले जो सवाल ही क्रिटिकल थिंकिंग को जन्म देते हैं। जो रोट लर्निंग होती है वो इस सब को रिड्यूस कर देती है, खत्म कर देती है। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए हमेशा बच्चों से व्हाट, व्हाई और हाउ जैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए। डिस्करेजिंग मेटाकॉग्निशन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कोलैबोरेशन भी बिल्कुल डिस्करेज नहीं करनी चाहिए। हमारे को इनकरेज करना चाहिए मेटाकॉग्निशन और कोलैबोरेशंस को, और हमें रोट रिहर्सल को डिस्करेज करना चाहिए, यानी ये भी गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। टॉकिंग अलाउड टू वन सेल्फ विद नो इंटेंट टू कम्युनिकेट विद अदर्स इज डैश इन चाइल्डहुड। अपने आप से जोर जोर से बिना किसी और से बात किए बोलना, यानी कि इसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच। ये क्या है?
ये कैसी है, अनकॉमन है, नॉर्मल है, अनकॉमन है, अब नॉर्मल है लेकिन अनकॉमन नहीं है, या फिर नॉर्मल और कॉमन है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग जैसे लग रहे होंगे ऑप्शंस, लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो प्राइवेट स्पीच, बचपन में जब बच्चा खेलते हुए खुद से बातें करता है, तो ये चीज बहुत नॉर्मल होती है और बहुत कॉमन भी होती है। वाइगॉट्स्की ने इसी को तो प्राइवेट स्पीच कहा है, जो कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी वजह से इसका सही आंसर है नॉर्मल और कॉमन। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि बिना किसी मेंटल स्ट्रक्चर यानी स्कीमा को चेंज किए एक नई इंफॉर्मेशन को फिट कर लेना। अगर एक बच्चा एक खिलौने से जैसे डॉगी को पहले से जानता है और उसके लिए बस एक नया वर्ड सीख लेता है, तो वो बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के नई बात को पुरानी कैटेगरी में एडजस्ट कर लेता है। इसी को कहते हैं एसिमिलेट कर देना, एसिमिलेशन। तो इसी वजह से पहला ऑप्शन ही सही है कि एक जो बच्चा है उसने एक नया वर्ड सीखा फॉर अ फेमिलियर ऑब्जेक्ट। पहले उसे पता था कि ये मेरा ब्लू कलर का टॉय है, अब उसे बाद में बता दिया गया कि ये जो टॉय है ये एक डॉगी का टॉय है, तो इसलिए उसने एक फेमिलियर ऑब्जेक्ट के लिए एक नया वर्ड सीख लिया। Which of the following skill is not actively practiced in the process of reciprocal teaching? रेसिप्रोकल टीचिंग एक कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेस होता है जिसमें स्टूडेंट और टीचर मिलकर पढ़ते हैं। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, क्लैरिफाइंग, प्रिडिक्टिंग, क्वेश्चनिंग और समराइजिंग। तो क्लैरिफाइंग है, प्रिडिक्टिंग है, क्वेश्चनिंग है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ना मेमोराइजिंग यानी रटने का कोई काम नहीं होता, तो इसलिए नॉट बोला था, इसी वजह से मेमोराइजिंग हमारा सही ऑप्शन है। रेसिप्रोकल टीचिंग के 4 स्टेप्स होते हैं, क्लैरिफाइंग, प्रिडिक्टिंग, क्वेश्चनिंग और फिर समराइजिंग। क्वेश्चन नंबर 21, सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट किस बारे में बात करता है? डिसकंटिन्यूअस नेचर के, लीनियर के, मल्टीपल डायमेंशन के या फिर ऑर्डरली सीक्वेंस के? सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल बताता है कि डेवलपमेंट हमेशा हेड टू टो यानी कि सर से पैर तक होती है। हर बच्चा जो होता है वो इसी पैटर्न को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट है वो रैंडम नहीं होती, एक ऑर्डरली सीक्वेंस को फॉलो करती है। अब आया क्वेश्चन 22। एसर्शन है कि एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी इज टू आस्क चिल्ड्रन टू मेक लिंकेजेस of new information with what they already know. Identifying commonalities and differences can help children organize information which help them to think as well as remember better. Assertion कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी ये होगी कि आप बच्चों को बोले कि तुम्हारे को जो इन्फॉर्मेशन अभी नई नई मिली है और जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें पहले से आती है, जो न्यू है और जो पहले से आती है, इनके बीच में तो कुछ ना कुछ लिंकेज बना दो। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। रीजन दे रखा है कि जब इस तरीके से कॉमन चीजें या फिर डिफरेंसेस को हम आइडेंटिफाई कर देते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है हमारे थॉट्स को, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और इसी वजह से हमें ये सारी चीजें याद भी रहती हैं। तो अगर मैं आपको कोई नई चीज किसी ऐसी बात से जोड़कर पढ़ाऊं जो आप पहले से ही जानते हैं, जिसे प्रायर नॉलेज कहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको जल्दी समझ आ जाएगा। इसी वजह से ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, क्योंकि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस ढूंढने से जो माइंड की इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से फाइल और ऑर्गेनाइज हो जाती है। इसलिए बोथ आर करेक्ट और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एक तरीके से कॉन्सेप्ट मैप्स हम बनाते हैं, डिफरेंशिएशन टेबल्स बनाते हैं, उसमें भी यही सेम चीज हो रही होती है माइंड मैपिंग में, कॉन्सेप्ट मैपिंग में। अब आ जाता है क्वेश्चन 23। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट टू इंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग? मीनिंगफुल लर्निंग के लिए इनमें से क्या जरूरी है? पहले लिखा है प्रोविजनिंग ऑफ इमोशनल सपोर्ट, एन एटमॉस्फेयर ऑफ कंपटीशन एंड राइवलरी, अपॉर्चुनिटीज फॉर डूइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग या फिर एक स्टैंडर्ड करिकुलम। इनमें से क्या चीज इंपॉर्टेंट है? तो अच्छी लर्निंग तब होती है जब बच्चे को इमोशनल सपोर्ट मिले, ये बिल्कुल सही है, यानी कि डर का माहौल ना हो, एक साइकोलॉजिकली सेफ इन्वायरमेंट हो, और उसको अपॉर्चुनिटीज दी जाए एक्सपेरिमेंट करने की, खुद से करके सीखने के मौका मिले, तो इसलिए ये भी बिल्कुल सही है। राइवलरी या फिर दुश्मनी, कंपटीशन या फिर रिजिड स्टैंडर्ड मतलब रिजिड करिकुलम जो चेंज ही नहीं होएगा,
इन सबसे जो है बच्चे डरते हैं और इनसे सीख आप मीनिंगफुल लर्निंग नहीं कर सकते। ये ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे, बट अब हमें इस सबको यूज नहीं करना है। तो इसलिए फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कहाँ पे लिखा है फर्स्ट और थर्ड? फोर्थ वाले पे, इसलिए फोर्थ आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24। The ability of hand-eye coordination, balance, and manual dexterity is affected in dyslexia, dyscalculia, dysphasia या फिर dyspraxia। डिसलेक्सिया एक रीडिंग प्रॉब्लम होती है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। डिसकैलकुलिया एक मैथ्स कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, ये भी नहीं होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है डिस्प्रैक्सिया। ये एक मोटर डिसेबिलिटी होती है जिसमें ब्रेन मसल्स को सही से सिग्नल नहीं भेज पाता। इसी वजह से बैलेंस, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, मैनुअल कोऑर्डिनेशन, इनमें जो है दिक्कत आती है। जैसे कि बॉल को पकड़ना या फिर पेंसिल से सही से लिखना, ये होता है डिस्प्रैक्सिया में। इसलिए क्वेश्चन 24 का आंसर है फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन 25। Extrinsic motivation comes from dash while intrinsic motivation is based on dash। Extrinsic बाहरी प्रेरणा, जब आप कोई काम दूसरों के प्रेज या अप्रूवल या रिवॉर्ड्स पाने के लिए करते हो तो वो होती है एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन। पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं, पर्सन नहीं, अप्रूवल ऑफ अदर्स हो सकता है इस वाले का आंसर। वाइल इंट्रिंसिक आंतरिक प्रेरणा, जब आप कोई काम खुद की खुशी के लिए, इंजॉयमेंट के लिए या फिर पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हो तो उसे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है लास्ट वाले में। तो यस, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सट्रिंसिक यानी बाहर, बाहर वाले लोग हमारे को अप्रूवल देंगे इसलिए बाहर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आती है। इंट्रिंसिक यानी अंदरूनी, तो पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए जब हम कुछ काम करते हैं तो दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 26। ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक बताइए कि ये क्या होता है। तो ADHD वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाते, उनकी अटेंशन स्पैन बहुत कम होती है एंड उनके अंदर इम्पल्सिविटी होती है, यानी कि बिना सोचे समझे अचानक से रिएक्ट कर देना। अब ये लिखा है ऑप्शन 2 में। इम्पल्सिवनेस बहुत ज्यादा होती है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है ADHD का। क्वेश्चन नंबर 27। अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्कीज थ्योरी द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD क्या होता है? ZPD वाइगॉट्स्की का कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा गैप है कि जो काम बच्चा अकेले नहीं कर पा रहा, अगर थोड़ी सी हेल्प यानी कि स्कैफोल्डिंग मिल जाए तो वो काम वो आसानी से कर लेगा। इसको लर्निंग का स्वीट स्पॉट भी कहते हैं। तो द लेवल ऑफ स्किल और नॉलेज अ स्टूडेंट हैज ऑलरेडी मास्टर्ड, नहीं, अ स्टूडेंट इज केपेबल ऑफ मास्टरिंग विद हेल्प। वाइगॉट्स्की ने यही तो बोल रखा है कि बच्चा होगा, उस बच्चे के पास अगर MKO है यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर है, वो उस बच्चे को क्या देगा? हेल्प देगा। हेल्प के लिए नाम है स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करेगा, जिससे वो बच्चा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक अपनी लर्निंग को बढ़ा सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर है 2। अनलाइकली टू एवर अचीव, ये नहीं है आंसर। मास्टर टू पास अ टेस्ट या सिर्फ ग्रेड के लिए, ये भी नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर है मास्टरिंग विद हेल्प। जब MKO स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करेगा तब हम ZPD तक पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। Misconceptions among students should be dash and intuitive guesses should be dash among students in primary grades। प्राइमरी ग्रेड्स में मिसकंसेप्शन का और इंट्यूशन का, इंट्यूटिव गेसेस का हम क्या करें? ये आपके ऑप्शंस है। अगर बच्चा कोई गलत बात सोचता है यानी कुछ मिसकंसेप्शन है उसके दिमाग में, तो उसको हमें डांटना नहीं चाहिए बल्कि उसे एक्नॉलेज करना चाहिए, यानी कि समझो कि उसने ये चीज क्यों सोची। और जब बच्चा अंदाजा लगाता है, इंट्यूटिव गेस करता है, तो उसे एंकरेज करो। क्यों? क्योंकि जब वो गेसेस करेगा तो उसकी थिंकिंग प्रोसेस एक्टिव होगी। तो यानी कोई भी मिसकंसेप्शन है बच्चे के दिमाग में, कोई डाउट है, तो उसे हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। और कोई गेस वो अगर कर रहा है तो लेट देयर ब्रेन थिंक, लेट देम थिंक, इसलिए इसे इंकरेज करना चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन 2, एक्नॉलेज मिसकंसेप्शंस एंड इंकरेज इंट्यूटिव गेसेस। ऑब्वियसली अगर कोई बहुत ज्यादा डाउट है, बच्चे को बहुत मिसकंसेप्शन बिल्कुल ही गलत है, तो आप एक्नॉलेज करके उसको सही कर सकते हैं, बट उसे इग्नोर नहीं करना, उसको डिसमिस नहीं करना।
फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 29। असर्शन है कि इन्वेंटेड स्पेलिंग्स, फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ राइटिंग्स प्रोवाइड टीचर्स with opportunities of authentic assessment of learner levels. Reason है कि given the vast linguistic diversity in the classroom, assessment in language should be dynamic. छोटे बच्चे जब अपनी स्पेलिंग बनाकर लिखते हैं, इन्वेंटेड स्पेलिंग मतलब खुद से स्पेलिंग बनाकर लिख देते हैं, तब टीचर को पता चलता है कि जो बच्चा है वो ढंग से सीख पा रहा है या नहीं। क्योंकि आजकल जो हमारे क्लासरूम्स है वहां पे ना बहुत ज्यादा लैंग्वेज डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं। इसीलिए जो हमारा असेसमेंट है वो कैसा होना चाहिए, वो डायनामिक यानी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है एंड आपस में करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। लास्टली अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following are examples of authentic learning task for students in primary grades? प्राइमरी ग्रेड्स के लिए ऑथेंटिक लर्निंग टास्क क्या है इनमें से? ऑथेंटिक लर्निंग का मतलब होता है रियल लाइफ लर्निंग। अगर बच्चा मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीख रहा है, उसको हम शॉपकीपर के साथ जब हम हिसाब करते हैं उस वे में सिखाएंगे, डेली लाइफ से जोड़ेंगे तो वो बेटर सीखेगा। इसी को कहते हैं ऑथेंटिक लर्निंग टास्क दे देना बच्चों को। तो रिकॉलिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नो, आंसर कॉपी करना नो, मेमोराइज करना किसी डेफिनेशन को नो, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये सब हमें नहीं करवाना। हम क्या करेंगे, ऑथेंटिक बोला गया है तो रियल लाइफ डेली लाइफ कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। और ये तो हमारा सीटेट फेब 2026 सीडीपी पेपर 1 का कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 30 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन से आपको स्ट्रक्चरल पेडागोजी को समझने में बहुत हेल्प मिली होगी। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि पेपर 1 का अगला कौन सा सब्जेक्ट आप सॉल्व चाहते हैं, ईवीएस, मैथ्स, इंग्लिश या फिर हिंदी। जिस सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे अगली वीडियो उसी पर होगी। वीडियो को लाइक और अपने सभी टीचिंग ग्रुप्स में शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। Thanks for watching. If you found the video useful, please give it a like, share and subscribe.